हेलो, मिशन कंपटीशन क्लासेस खानपुर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जंतुओं में जनन, जिससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं, चाहे रीट मेंस हो, ग्रेड 4 हो या फिर पटवार। तो सभी में इस टॉपिक को शामिल किया है। आज हम पढ़ेंगे जंतुओं में जनन। तो पहले हम देखते हैं कि जनन किसे कहते हैं। क्या होता है जनन? जनन होता है कि किसी भी जीव के द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न की जाती है, संतान उत्पन्न की जाती है, उसे कहते हैं जनन। अपने समान संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी जीव जो अपने समान प्रतिकृति तैयार करता है उसे कहते हैं जनन। अपने समान प्रतिकृति तैयार करना जनन कहलाता है। तो अब सवाल ये है कि जनन क्यों किया जाता है, जनन करने के पीछे उद्देश्य क्या है? तो जनन के उद्देश्य है, क्यों करते हैं जनन? जनन इसलिए किया जाता है ताकि जीवों की संख्या में वृद्धि हो। अगर जनन को रोक दिया जाएगा तो जीवों की संख्या वहीं खत्म हो जाएगी, इसलिए जनन करते हैं ताकि जीवों की संख्या में वृद्धि हो। साथ ही अपनी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए भी जनन करते हैं। तो इसका पहला उद्देश्य है जीवों की संख्या में वृद्धि करना। दूसरा, जनन करने का मुख्य उद्देश्य है अपनी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखना। प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए। अगर इसका तीसरा उद्देश्य देखें तो तीसरा उद्देश्य यह है कि जनन करने से जंतुओं में विभिन्नता उत्पन्न होती है। तो इससे जंतुओं में विभिन्नताएं आती हैं। यह है, तो जनन किसे कहते हैं कि जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव अपने समान या जीव उत्पन्न करता है या फिर अपने समान प्रतिकृति तैयार करता है। जनन क्यों करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? तो इससे जीवों की संख्या में वृद्धि होती है, अपनी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन करना आवश्यक है और साथ ही इससे विभिन्नता भी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट हम देखें कि जो जनन है, जनन के प्रकार। जनन कितने प्रकार का होता है? तो जनन 2 प्रकार का होता है। जनन के 2 प्रकार होते हैं। पहला जनन होता है अलैंगिक जनन। पहला जनन है अलैंगिक जनन और दूसरा जनन होता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, अब इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं कि अलैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक जनन ऐसा जनन होता है जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक भाग नहीं लेते। नर युग्मक और एक होता है मादा युग्मक। पहले इनके बारे में देख लेते हैं कि क्या होता है नर युग्मक। नर युग्मक कहते हैं शुक्राणु को, और आप जानते हो कि जो शुक्राणु है ये कैसा रहता है? गतिशील होता है, इसमें गति पाई जाती है। और शुक्राणु का एक भाग होता है जिसे पूंछ कहते हैं, पूंछ के कारण ही शुक्राणु गति कर पाता है। जो मादा युग्मक है, मादा युग्मक होता है अंडाणु और ये गति नहीं करता। तो पहला जनन है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में ये दोनों भाग नहीं लेते, यानी कि उसमें नर युग्मक और मादा युग्मक नहीं होता। फिर कौन जनन करता है? तो इसमें केवल एक जनक ही जनन करता है, केवल एक जनक ही इसमें जनन करता है। तो देखिए आप, पहला है अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में केवल एक जनक भाग लेता है, इसमें नर व मादा युग्मक जनन भाग नहीं लेते। नर युग्मक के शुक्राणु, मादा युग्मक के अंडाणु तो भाग नहीं लेते। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इस जनन में विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है। इसमें जैसी पैतृक कोशिका रहेगी बिल्कुल वैसी पुत्री कोशिका जन्म लेती है, तो इसमें विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती है। नेक्स्ट है कि इस जनन में जो विभाजन होता है वो किस प्रकार का होता है? समसूत्री विभाजन होता है। आगे हम पढ़ेंगे कि जो विभाजन है ये भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है समसूत्री और दूसरा विभाजन होता है अर्धसूत्री। समसूत्री विभाजन में क्या होता है? समसूत्री विभाजन में जो पैतृक कोशिका के समान ही पुत्री कोशिका में गुणसूत्र होते हैं, यानी कि गुणसूत्र कैसे होते हैं? इसमें बिल्कुल समान होते हैं। जितनी जनक कोशिका में गुणसूत्र है वही संख्या पुत्री कोशिका में डॉटर सेल में रहती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में पैतृक कोशिका में जितने गुणसूत्र रहते हैं पुत्री कोशिका में आधे पाए जाते हैं। तो वो होता है अर्धसूत्री विभाजन।
तो अलैंगिक जनन में किस प्रकार का विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। तो ये है कुछ बातें अलैंगिक जनन के बारे में। अब हम देखेंगे कि अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है। अपने पास अलैंगिक जनन के प्रकार है, जिनमें से पहला प्रकार है द्विखंडन, दूसरा है खंडन, तीसरा है बहुखंडन, बीजाणु समासंग और एक है पुनरुद्भवन, मुकुलन और कायिक जनन। अब हम इनके बारे में एक एक चर्चा करते हैं। पहला देखिए आप, पहला है अपने पास द्विखंडन। जैसे नाम से पता चल रहा है, द्विखंडन अर्थात जब कोई एक जीव दो भागों में बट जाए, द्वि मीन्स दो, कोई भी एक जीव है अगर वो दो भागों में बट जाए तो उसे बोलते हैं द्विखंडन जनन। जब एक जीव दो समान भागों में विभाजित होकर दो नए जीव बनाएगा तो उसे बोलेंगे द्विखंडन। इसके एग्जाम्पल हमारे सामने है कि जितने भी एकोशिकीय जीव होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अमीबा है, पैरामीशियम, युग्लिना, लेशमानिया जिसे काला जार होता है, तो ये सब क्या है, इन सब में द्विखंडन होता है। इसका आप चित्र देखिए, ये अपने सामने है अमीबा। अमीबा में होता है द्विखंडन। ये है अमीबा। और आपको ये बात याद रखनी है कि अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है, अपना आकार बदलता रहता है। तो अमीबा में है एक केंद्रक है। जब इसमें विभाजन होगा तो जो एक केंद्रक है ये बड़ा रूप ले लेगा, फैल जाएगा, जिसको बोलते हैं दीर्घित केंद्रक। कुछ समय बाद यही केंद्रक डंबल रूप में हो जाएगा और ज्यादा फैल जाएगा, और जो केंद्रक है वो दो भागों में बट जाएगा, जिन्हें बोलते हैं डॉटर सेल बोलते हैं, पुत्री कोशिका बोलते हैं। और फाइनली स्टेज में ये दोनों केंद्रक अलग हो जाएंगे और एक जीव से दो अमीबा का निर्माण हो जाएगा। तो ये है पुत्री अमीबा, एक अमीबा से दो पुत्री कोशिका का निर्माण होना। तो ये है अपने पास द्विखंडन। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं खंडन विधि। खंडन विधि, द्विखंडन में एक जीव दो भागों में बटा था। इस विधि में क्या होता है खंडन में, कि जब कोई जीव टूटता है तो खंडों में विभक्त हो जाता है, भागों में विभक्त हो जाता है, और जहां से टूटता है, जिस जगह से खंडों में बढ़ता है, वहीं ये दो भागों में या तीन भागों में जो जीव बनते हैं उससे नया जीव बन जाता है। जैसे कि जब जीव का शरीर खंडों में टूटकर प्रत्येक भाग से नया जीव बन जाए, उसे कौन सी विधि बोलते हैं? खंडन विधि बोलते हैं। और एक किसमें होता है? ये होता है स्पाइरोगायरा और शैवाल में होता है। आप देखिए, ये है अपने पास स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा इस स्पाइरोगायरा में यहाँ पर जो एक भाग है, इन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। इसको बोलते हैं एचपीस। जहां से स्पाइरोगायरा दो भागों में बटेगा, इसके बीच में हमें सर्पिलाकार आकृति दिखाई दे रही है। इस सर्पिलाकार आकृति होती है क्लोरोप्लास्ट होती है, और यहाँ पे म्यूकिलेज मतलब एक चिकना पदार्थ होता है जिसे हम म्यूकस भी कहते हैं। तो ये स्पाइरोगायरा यहाँ से दो भागों में टूटेगा और दो टुकड़े इसके बन जाएंगे, पहला और ये दूसरा। फ्रेगमेंट मीन्स होता है खंड या फिर टुकड़े। तो ये है खंडन विधि। नेक्स्ट देखिए बहुखंडन विधि। जैसे नाम से पता चल रहा है कि जब कोई जीव अनेक भागों में बढ़ जाए, बहुत सारे जीव उससे उत्पन्न हो, उसे बोलते हैं बहुखंडन विधि। कि जब एक जीव अनेक भागों में विभाजित होकर कई संतति बनाता है तो उसे बहुखंडन कहते हैं। और बहुखंडन हमें देखने को मिलता है प्लाज्मोडियम। आप जानते होंगे कि प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम है मलेरिया परजीवी। तो प्लाज्मोडियम में कौन सा विभाजन होता है, कौन सी विधि से जनन होता है? तो प्लाज्मोडियम में बहुखंडन विधि से जनन होता है। आप चित्र में देखिए, यह है अपने पास एक सेल है जिसमें एक न्यूक्लियस है, एक केंद्रक है, इसके चारों ओर कोशिका झिल्ली है जिसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेज में यह बहुत सारी डॉटर सेल में पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, और फिर फाइनली ये जो पुत्री कोशिका है इस झिल्ली से बाहर निकल जाती है और अनेक जीव यहाँ पे उत्पन्न होते हैं। तो ये है प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट है बीजाणु द्वारा जनन। बीजाणु द्वारा जनन होता है कि जिसमें बीजों के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है, उसे क्या बोलते हैं? बीजाणु बोलते हैं। अब ये बीज कौन से हैं? कि यहाँ पे आपको दिख रहा है
राइजोपस, राइजोपस एक प्रकार का कवक होता है। क्या है ये? एक कवक है राइजोपस। राइजोपस एक कवक है जिसे हम रोटी के ऊपर देख सकते हैं। अगर रोटी बहुत दिनों से नमी में पड़ी हो तो उसके ऊपर भी हम इसको देख सकते हैं। इसके तंतुओं पर, इसके तंतु होते हैं और तंतुओं के सिरों पर बीजाणुधानी का निर्माण होता है, जिसमें बहुत सारे बीजाणु इकट्ठे रहते हैं। जब ये बीजाणुधानी परिपक्व हो जाती है, परिपक्व होने के बाद ये फूट जाती है और फूटने के बाद बीजाणु बहुत हल्के होते हैं और आसपास से बिखर जाते हैं। और जब इन बीजाणुओं को अनुकूल परिस्थितियां मिलती है, नमी मिलती है, तो ये बीजाणु सारे बीजाणु नए जीव के रूप में उत्पन्न हो जाते हैं। तो कि जब जीव बीजाणुओं द्वारा नया जीव बनाता है तो उसे बीजाणु द्वारा जनन कहते हैं, इसे बीजाणु समासंग भी कहते हैं। और एक इसमें होता है, राइजोपस में होता है। राइजोपस क्या है? एक कवक है। साथ में बीजाणु द्वारा जनन और किसमें देखने को मिलता है? तो ये मिलता है फफूंद में मिलता है। नेक्स्ट है पुनरुद्भवन, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पुनरुद्भवन का मतलब क्या होता है? पुनरुद्भवन का मतलब होता है विभाजन होना, जिसमें विभाजन की क्षमता हो। तो कि अगर कोई जीव है कट जाए, क्षतिग्रस्त हो जाए, क्षत विक्षत हो जाए, तो जहां से वो कटेगा उसी जगह से उसमें नया जीव उत्पन्न हो जाता है। वो वाला टूटा हुआ भाग पुनः नए जीव में विकसित हो जाता है, उसे बोलते हैं पुनरुद्भवन। तो कि किसी जीव का शरीर कटने या क्षतिग्रस्त होने पर उसका प्रत्येक भाग पुनः एक पूर्ण नया जीव बना लेता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? रीजनरेशन कहते हैं, पुनरुद्भवन कहते हैं। और हमें पुनरुद्भवन किस किस में देखने को मिलता है? तो पुनरुद्भवन के उदाहरण है प्लेनेरिया, हाइड्रा। हाइड्रा को हम पढ़ेंगे, मुकुलन में भी इसको देखेंगे हम। तो इसमें हाइड्रा में मुकुलन भी होता है, पुनरुद्भवन भी होता है। और एक अपने पास है स्टारफिश, इनमें होता है पुनरुद्भवन, यानी कि इनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है। और अगर अपने शरीर की बात करें तो अपने शरीर में भी यकृत एक ऐसा पार्ट है जिसमें पुनरुद्भवन की सबसे ज्यादा क्षमता पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है? हमने कोशिका में भी देखा था यकृत को। तो यकृत में भी सबसे ज्यादा विभाजन की क्षमता पाई जाती है। और अगर हमसे पूछें कि सबसे ज्यादा, सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता किस में पाई जाती है, तो वो पाई जाती है हमारी जो मस्तिष्क की सेल होती है, मस्तिष्क की कोशिका में सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। तो अब आप देखिए पुनरुद्भवन का कि किस किस में हमें पुनरुद्भवन देखने को मिलता है। प्लेनेरिया, हाइड्रा और स्टारफिश। आप इनके एग्जाम्पल चित्र के द्वारा समझिए। हमारे पास फर्स्ट में है प्लेनेरिया। हम प्लेनेरिया को देख सकते हैं कि जो प्लेनेरिया है सिंगल जीव है। यहाँ पर पहला जो जीव है, इस जीव का दो भागों में विभाजन हो जाता है किसी कारणवश। जब ये प्लेनेरिया दो भागों में टूट जाता है तो दो भागों से फिर से दो जीवों का निर्माण हो जाता है। इसी तरह आप ये देखिए, ये है हाइड्रा। हाइड्रा में मुकुलन द्वारा भी जनन होता है और इसमें पुनरुद्भवन के द्वारा भी होता है। एक हाइड्रा है अपने पास, एक हाइड्रा दो भागों में टूट जाता है और दोनों भागों से नया जीव बन जाता है। इसी तरह ये है स्टारफिश। अगर आपसे पूछा जाए स्टारफिश में किस विधि से जनन होता है, तो इसमें भी पुनरुद्भवन से होता है। एक स्टारफिश है, इसका एक पार्ट टूट गया तो इसमें वापस दो नई स्टारफिश का जन्म हो जाता है। तो यह है पुनरुद्भवन। और अपने शरीर में जो बाल होते हैं, नाखून है, इनमें भी पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। आप इस बात को भी याद रखना। अब हम पढ़ते हैं मुकुलन द्वारा जनन। क्या होता है मुकुलन? मुकुलन का अर्थ या मुकुल क्या होती है कि जब कोई जीव है उस पर एक मुकुल निकल आती है। मुकुल का अर्थ होता है कली। किसे कहते हैं मुकुल? मुकुल मतलब कली, या फिर उस पौधे के या जीव के गांठ निकल आती है। तो जहां से कली निकली या गांठ निकली, इन्हें बोलते हैं मुकुल बोलते हैं। तो मुकुल के द्वारा जो जनन होता है उसे बोलते हैं मुकुलन द्वारा जनन। कि जब जनक जीव के शरीर सतह पर एक छोटी सी गांठ या फिर कली या मुकुल निकल आती है तो वो बड़ी हो जाती है और बड़ी होकर नए जीव में बदल जाती है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं मुकुलन। और मुकुलन हमें किस में देखने को मिलता है? हाइड्रा में मिलता है। साथ ही जो इष्ट है, मशरूम है, इनमें हमें मुकुलन देखने को मिलता है। और हमने अभी देखा कि हाइड्रा में पुनरुद्भवन भी होता है। देखिए आप यहाँ पर, ये है अपने सामने हाइड्रा। हाइड्रा के
छोटी सी यहाँ पर एक कली निकल रही है, इस कली को बोलते हैं मुकुल। अब ये कली धीरे धीरे बड़ी होती है और बड़ी होकर एक नया जीव यहाँ पे बन जाता है और ये इससे अलग हो जाता है। तो ये है हाइड्रा में मुकुलन। नेक्स्ट है अपने पास कायिक जनन द्वारा। इसके हमें अपने आसपास बहुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। कायिक जनन भी अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। तो कायिक जनन क्या होता है कि कोई पौधा है, उस पौधे के पत्ती से या फिर जड़ से या फिर तने से, पत्ती से, जड़ से, तने से जब नया पौधा बन जाए, यानी कि उसके किसी कायिक भाग से नया पौधा बन जाए, तो उसको बोलते हैं कायिक जनन बोलते हैं उसको। हमारे सामने एक एग्जाम्पल है इसका, ब्रायोफिलम की पत्ती। तो देखिए कायिक जनन क्या होता है कि कायिक जनन वह अलैंगिक जनन है जिसमें पौधों के जड़ से, पौधों की तने से या फिर पत्ती से कोई नया पौधा उत्पन्न हो जाता है और इसमें बीज का उपयोग नहीं किया जाता है। तो ये इसमें भी केवल एक जनक भाग लेता है। अब एग्जाम्पल देखिए कि किस किस में हम कायिक जनन को देख सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल अपने पास आलू। आलू में जो जनन होता है कहाँ से होता है? तने के द्वारा होता है। इसके कोई बीज नहीं लगाए जाते हैं, ये तने से होता है। इसी तरह अपने पास है गाजर और मूली, जिनका जनन होता है जड़ों के द्वारा। एक है अपने पास गुलाब। गुलाब का बीज नहीं लगाते बल्कि उसके तने की कटिंग लगाई जाती है, जिसे अपनी भाषा में उसको कलम लगाना भी बोलते हैं। एक है अपने पास ब्रायोफिलम। तो ब्रायोफिलम की पत्ती जहां भी गिरती है तो उसको जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां मिलती है तो वो नए पौधे में बदल जाती है। तो देखिए आप यहाँ पर, यह है ब्रायोफिलम की पत्ती, जैसे ही गिरने के बाद इसके हर जगह से नया पौधा इसमें बन जाता है। तो यह है ब्रायोफिलम। तो आज हमने पढ़े अलैंगिक जनन के विभिन्न प्रकार पढ़े, जिसमें हमने बहुत सारी विधियां देखी है। खंडन विधि देखी है, द्विखंडन देखी है, बहुखंडन, मुकुलन, कायिक जनन, पुनरुद्भवन हमने देखा है। उन्हीं में से आपके सामने एक प्रश्न है, इसका जवाब आपको कमेंट्स में देना है। तो पहला प्रश्न देखिए आप, स्पाइरोगायरा में जनन किस विधि से होता है? द्विखंडन द्वारा, बहुखंडन द्वारा, पुनरुद्भवन द्वारा और खंडन विधि के द्वारा। आप सबको इसका जवाब कमेंट्स में देना है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन के बारे में, दूसरी वीडियो में पार्ट 2 में पढ़ेंगे। थैंक यू।